सीएम विष्णु देसाई के जशपुर दौरे का दूसरा दिन। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। वनवासी कल्याण आश्रम भी जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना को मिली स्वीकृति। गौधाम में केयरटेकर और चरवाहे की भी रहेगी व्यवस्था। सरकार देगी मानदेय। रायपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली मां बेटी की लाश। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल को किया गया सील। बिलासपुर में एक बार फिर चाकूबाजी। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। वारदात के बाद से आरोपी फरार। बालोद में कार में लगी आग। धुआं निकलने पर कार से वाहन भागे सवार 6 लोग। और कोटे गांव के पास की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। साथ ही आज प्रदेश में क्या खास रहने वाला, आपको ये भी जानकारी देंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार है। सरकंडा थाने के मोपका इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो आपसी रंजिश थी इनके बीच या फिर किसी प्रकार का कोई विवाद जिसकी वजह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कौन थे ये लोग, क्या किसी प्रकार का विवाद था, कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जिस तरह से घटना हुई है ये तो साफ है कि लगातार जो चाकूबाज हैं, जिला बदमाश हैं, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर कहें तो 2 दिन के भीतर में ये दूसरी घटना है जब चाकू चला है, क्योंकि एक दिन पहले ही चाकूबाजी में एक युवक की यहाँ पर हत्या हो चुकी है। उसके बाद अगर देखें तो ये इस घटना में 3 बाइक सवार बताया जा रहा है कि बाइक में सवार 3 युवक थे। उन्होंने यहाँ पर एक युवक को पीछे से चाकू मारा है, जिसके बाद युवक की स्थिति गंभीर हो गई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हमले के बाद जो तीनों चाकूबाज हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। युवकों की पतासाजी की जा रही है। फिलहाल हमलावर युवकों का कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुलिस जल्द इन युवकों तक पहुंचेगी, इनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन जिस तरह से घटना हो रही है, निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस दूसरी तरफ देखे तो लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है। कई गुंडा बदमाशों को यहाँ पर पकड़ा गया है, जेल भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। बिल्कुल जितेंद्र, कई बड़े सवाल है। फिलहाल पुलिस कब तक इन बदमाशों तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां घर में संदिग्ध हालत में मां और बेटी की लाश मिली है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल का सील कर दिया गया। एफएसएल की टीम आज घर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिंदाबाई चतुर्वेदी और उषा मनहरे के रूप में इनकी पहचान हुई है। खरौरा थाने के पचरी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, घर में संदिग्ध हालत में मां और बेटी की लाश मिली है। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और इसी एंगल से मामले की जांच भी की जाएगी। लेकिन आज एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी, यानी कि जिस घर में इनकी लाश मिली थी वहां पर पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हत्या की गई, और अगर हत्या की गई है तो किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और क्यों अंजाम दिया है। ये तमाम सवालों के घेरे में है बातें। लेकिन फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर आज इस मामले की जांच करेगी, जिसके बाद ही खुलासा होगा। और अब खबर भिलाई से है, जहां 3 बदमाशों ने अधेड़ की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि घर के सामने बैठकर बदमाश शराब पी रहे थे। गाली गलौज करने से मना करने पर इन्होंने पिटाई कर दी। सुपेला अस्पताल में इलाज जारी है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो जरा आप खुद सोचिए कि बदमाशों के हौसले भिलाई में कितने बढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये कि ये किसी के घर के सामने बैठकर शराब पीते हैं और जब इन्हें घर वाले मना करते हैं तो इस तरीके से बदमाश उनके साथ ही गाली गलौज और हाथापाई करने लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले पर 3 बदमाशों ने अधेड़ की पिटाई कर दी और उसने भी घर के सामने बैठकर शराब पीने से मना किया था। मना करने के बाद पहले ये गाली गलौज करते हैं और इसके बाद जमकर अधेड़ की पिटाई कर देते हैं। सुपेला अस्पताल में अधेड़ को इलाज के लिए भर्ती किया गया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का मामला है। इधर राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों पर एक्शन जारी है। 2 ड्रग यूजर और पेडलर्स गिरफ्तार किए गए। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से ये खरीदी करते थे। सिंडिकेट के सरगना समेत 5 पेडलर्स हैं। पुलिस रिमांड पर रिमांड के दौरान आईबी और एनसीबी ने भी लंबी पूछताछ की है। एटीएस सोमवार से पेडलर से पूछताछ शुरू करेगी और इसके बाद ही मामले का खुलासा होगा।
पुलिस 11 नशे के सौदागरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो देखिए, नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई बैक टू बैक जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि एटीएस सोमवार से पैडलर से पूछताछ करेगी, यानी कल से पूछताछ शुरू हो जाएगी और पूछताछ में और कई नाम भी सामने आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों के साथ घूमने गया रायपुर के एक युवक की भूस्खलन में मौत हो गई है। युवक की मौत 5 अगस्त को हुई थी। घर वालों को 3 दिन बाद शुक्रवार को घटना की सूचना मिली। परिजनों ने हरिद्वार में ही युवक का अंतिम संस्कार किया। उरकुरा का रहने वाला पोषण आदिल पेशे से पेंटर था। उसके घर में माँ, पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा 7 साल का और एक बच्चा 4 साल का है। पोषण के चले जाने से पूरा घर गमगीन हो गया है। उसकी माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन सैदी ने। हिमाचल प्रदेश के तेंगलिंग इलाके में ट्रैकिंग के लिए गए एक रायपुर के उरकुरा निवासी पोषण साहू की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुआ उसमें वो उनके दबने से उनमें दर्दनाक मौत हुई है। अभी हालांकि उनका जो परिवार है वो हिमाचल प्रदेश गया हुआ है खबर मिलने के बाद से, लेकिन पूरे जो उनका इलाका है, जो उरकुरा का मटपारा इलाका है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे जो है काफ़ी गम का माहौल है। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कब ये सूचना मिली थी और ये कब रवाना हुए थे। 31 जुलाई को रवाना हुए थे यहाँ से। हाँ, उनको 5 अगस्त से हमको लास्ट बात हुआ कि वो ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई कर कर दर्शन कर कर नीचे भी उतर रहे हैं। बस इतना बात हुआ। बस उतना बात हुआ हम लोग। और ये उनकी जो ये दर्दनाक हादसे की खबर कब मिली और किसने दी? 7 अगस्त को मिली हमको। किसके पास आई थी? पापा के पास ना फोटो आ गया था। अच्छा। फिर पापा आए घर ड्यूटी से, तो फोटो हम लोग को दिखाए, पहचानो ऐसे करके, तो फिर हम लोग देखे, फिर हम लोग को पता चला। यहाँ पे उनकी बुआ भी हमारे साथ हैं। ये क्या करता था? कितने बच्चे थे? पेंटिंग का काम करता, ठेकेदार। जी। 2 बच्चे हैं। जी। तो काफ़ी दुख का माहौल है कि एक जवान युवक जो है, बेटा जो है, वो खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, क्योंकि निश्चित तौर पे होना भी लाजमी है, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा जो कि घूमने गया था, जो कभी अब वापस नहीं आ पाएगा। उसके जो भाई हैं, बड़े भाई, हम उनसे बात करते हैं। ये कब आपको पता लगा कि ये हादसा हुआ है? वो 7 तारीख को। जी। 7 तारीख को पता चला जी कि व्हाट्सएप आए फोटो में, तब चला पता। उसका फोटो देखे तो कंफर्म किया कि मेरे भाई करके। जी। हाँ। वो क्या इस तरीके की ट्रैकिंग में जाता था पहले? कई बार गया वो, 10-20 बार गया वो। हर साल जाता है वो, हर साल 2 बार 3 बार। ये पूरा परिवार है, ये उसकी गली है पोषण साहू, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि वो गया था ट्रैकिंग के लिए। पोषण आदिल जो है वो गया था दर्शन करने और ट्रैकिंग करने। तो वहाँ पे किसी परिवारजनों ने भी नहीं सोचा था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो बेहद ही दुखद खबर परिजनों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीएम साय के जशपुर दौरे का, जिसका आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करेंगे सीएम साय। वर्चुअल रूप से बैंक शाखा की शुरुआत करेंगे। जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम भी मुख्यमंत्री आ जाएंगे। तो देखिए, कल भी कई खास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। कई बड़ी सौगातें जशपुर वासियों को दी थी, लेकिन आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है और आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। सीएम साय वर्चुअल रूप से बैंक शाखा की शुरुआत करेंगे। साथ ही जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम भी मुख्यमंत्री जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है और अब बीजेपी सरकार गौधम योजना शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत चरवाहे और केयरटेकर को प्रति माह 11,000 रुपये से ज़्यादा का मानदेय दिया जाएगा। इस योजना में क्या है खास और क्या इस योजना से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं की सुरक्षा हो पाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतू गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों को
10,916 रुपए प्रति माह और गौ सेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रखने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के मुताबिक अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। कि एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गाय के कुचले जाने से अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार शुरुआत में गौधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांवों में स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया और 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने तब इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना को नाम बदलकर चलाने जा रही है। हम 10,000 गौठान शुरू किए थे, ये कितने गौठान शुरू कर रहे हैं? गोधाम कितना शुरू करेंगे? ये तो बताए 20 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के मवेशी खुले में है, फसल बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। गौधाम को जो है सजाया जाना है, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि शेड बनाया जाना है, पानी के पीने की व्यवस्था की जानी है, बिजली की व्यवस्था की जानी है, लाइट की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी गतिविधि गौधाम योजना के तहत संचालित होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो देखिए, समस्या के समाधान के लिए नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उसके पहले ही बयानबाजी भी तेज हो गई। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के माटा गांव में एक फिल्मी स्टाइल का मामला सामने आया। दरअसल यहाँ इसे सुनते ही आप भी चौंका जाएंगे और सिर्फ 21 साल के युवक मनीष बीसी को अचानक क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर अलॉट हो गया। इसके बाद मनीष को विराट कोहली, यश दयाल और AB डिविलियर्स जैसे कई बड़े क्रिकेटरों के कॉल आने लगे। शुरुआत में तो मनीष और उसके दोस्त खेमराज को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉल बढ़ते गए मामला और भी दिलचस्प होता गया। दरअसल ये मामला 28 जून 2025 का है, जब मनीष ने देवभोग के एक मोबाइल सेंटर से नया सिम लिया। सेंटर संचालक ने सामान्य प्रक्रिया के तहत नंबर जारी किया और कुछ दिन बाद मनीष ने इस नंबर पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो प्रोफाइल में रजत पाटीदार की फोटो दिखाई दी। पहले तो सबसे पहले इस तकनीकी गड़बड़ी को उसने समझा, लेकिन जल्द ही अनजान नंबरों से कॉल आने शुरू हो गए। कॉल करने वाले खुद को बड़े क्रिकेटर्स बता रहे थे और मनीष को रजत भाई कहकर पुकार रहे थे। करीब 15 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। मनीष और खेमराज, जो खुद क्रिकेट के शौकीन हैं, मजाक मस्ती में इन कॉल्स का जवाब भी देते रहे और इस बीच असली रजत पाटीदार ने मामला समझने के लिए MP साइबर सेल से मदद मांगी। साइबर सेल ने गरियाबंद पुलिस से संपर्क किया और गाँव में पुलिस पहुँच गई। इधर बिलासपुर में एक बार फिर IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिलासपुर के मोपका सेंद्री बाईपास सड़क को फिर से बनाने के लिए 59 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। CM के निर्देश और डिप्टी CM अरुण साव के अनुमोदन के बाद PWD विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी और करीब 14 किलोमीटर लंबी सड़क की स्थिति पिछले कई सालों से बेहद खराब है। सड़क चलने लायक भी नहीं है। कुछ तस्वीरें IBC24 ने भी दिखाई थी आपको। सड़क के नाम पर केवल बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जहां कभी भी हादसे हो सकते हैं। IBC24 ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सड़क का हाल प्रशासन तक पहुंचाया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद स्थानीय विधायक और कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों ने सड़क का मुआयना कर निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था और इस पर अब मुहर लग गई है। इधर रेलवे ने त्योहारों के सीजन में भीड़ को मैनेज करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत जो यात्री अपनी रिटर्न जर्नी तय सीमा से भीतर बुक करेंगे
उन्हें रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। यह योजना 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इसके तहत पहले यात्रा का टिकट 13 अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच की तारीख के लिए बुक करना होगा। इसके बाद वापसी का टिकट 17 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के बीच की तारीख के लिए कनेक्टिंग जर्नी फीचर के जरिए बुक किया जाएगा। इस स्कीम में छूट तभी मिलेगी जब दोनों तरफ का टिकट एक ही यात्रियों के नाम से और कंफर्म हो। रिटर्न टिकट की बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड लागू किया जाएगा। छूट केवल रिटर्न जर्नी के बेस किराए पर दी जाएगी। रेलवे ने बताया कि यह योजना फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की गई है ताकि त्योहारों के समय ट्रेनों का दोनों तरफ से बेहतर इस्तेमाल हो सके। छत्तीसगढ़ में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल को अब एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 और 26 के लिए सभी किसानों को इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। जिन किसानों ने पहले धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें भी संशोधन या कैरी फॉरवर्ड से पहले एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना ही होगा। बिना एग्रीस्टेक पंजीयन के कोई भी किसान धान बेचने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 25 लाख से भी ज्यादा है। ये पंजीयन सहकारी समिति या ग्राहक सेवा केंद्र में निःशुल्क करवा सकते हैं। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को कृषक उन्नति योजना का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पिछले खरीफ में पंजीकृत किसानों को जिन्होंने धान की जगह अन्य खरीफ फसलें लगाई थी और उनकी गिरदावरी पुष्टि हुई है, उन्हें प्रति एकड़ 11,000 रुपये की दर से सहायता राशि दी जाएगी। वहीं अगर किसान दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास की खेती करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई के तहत SGST विभाग ने 223 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले का खुलासा किया है। विभाग ने मास्टरमाइंड अमन अग्रवाल के खिलाफ 60 दिनों के भीतर 2137 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया। ये स्टेट GST की पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें इतनी तेजी से कानूनी कदम उठाया गया। आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। जांच में खुलासा हुआ कि कारोबारी अमन अग्रवाल ने 10 से ज्यादा गरीब मजदूरों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनियां बनाई हैं और इनके जरिए 223 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए, जिससे 53 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। आरोपी ने चोरी की रकम को स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, रत्नाकर बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक के खातों में ट्रांसफर किया।